गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से वादा किया था कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन की और अल्कोहल फिनॉल ईथर की जो बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं कल आपको जरूर बताऊंगा। तो फिर से मैं आ गया हूं, रिकॉर्डेड वीडियो है। जैसा कि आप सबको मालूम भी है कि आज भारत पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है, तो दिन में थोड़ा सा मैंने भी मैच देखा, लेकिन चूंकि मैंने वादा किया था कि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दूंगा, तो अभी इस समय करीब 7 बजने वाले हैं। हाँ, 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी है। तो मैं मैच छोड़ करके आप लोगों के लिए ये टॉपिक लेके आया हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर जो मैंने जो टॉपिक आपको बताया, आज बता रहा हूं, वो पेपर में आए और आपका पेपर अच्छा जाए। शुरू करते हैं। हमने कल जहां छोड़ा था वहीं से फिर शुरू कर रहे हैं और हमने छोड़ा था SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पर। बच्चा, आप सबको मालूम है हमने छोड़ा था कल SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पर। तो अब आते हैं SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पर। तो देखिएगा, ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। मैंने बताया था कि यहाँ 2 का मतलब याद रखना 1 स्टेप, या एक स्टेप में पूरा होता है, ठीक। और एक स्टेप में पूरा होता है, और इसमें जो होता क्या है, यह एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीकर न्यूक्लियोफाइल है। ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है और जो अटैक कर रहा है ये एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और इसकी एक खूबी होती है कि इसमें एक तरफ से वीकर न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा होता है और दूसरी तरफ से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा होता है, ठीक है। और इसमें एक इंटरमीडिएट स्टेट आता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो पेंटा वैलेंसी नजर आती है। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो पेंटा वैलेंसी नजर आती है। जैसे देखो 1 2 3 4 और 5। लेकिन वाकई में कार्बन की वैलेंसी पेंटा वैलेंसी नहीं होती है, इसलिए यहां पर कार्बन की वैलेंसी को हम सीडो पेंटा वैलेंसी कहते हैं। सीडो पेंटा वैलेंसी मतलब एक झूठा पेंटावैलेंसी। 5 कभी कार्बन की वैलेंसी नहीं हो सकती है, ये 4 ही होती है, लेकिन एक तरफ से क्लोरीन निकल रहा होता है और OH जुड़ रहा होता है। इस मैकेनिज्म की एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, हमेशा बैक साइड पीछे की तरफ से अटैक करता है, और आगे की तरफ से आपका जो वीकर न्यूक्लियोफाइल होता है वो बाहर निकलता जाता है, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट की एक खूबी होगी, क्योंकि क्लोरीन निकला यहां से और OH जुड़ा उसके अपोजिट साइड में, तो जो प्रोडक्ट बढ़ेगा वो ऑप्टिकली, चूंकि ऑप्टिकली एक्टिव है अगर जो, तो वहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड यानी इन्वर्जन शो करेगा, इन्वर्जन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है वो जुड़ रहा है। इस चीज को मैंने बड़ा क्लियरली यहां पर मैंने मेंशन कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये कंपेयर कर दिया मैंने SN1 और SN2 को, बहुत अच्छी तरह से कंपेयर कर दिया बेटा। अगर ये कंपैरिजन आपका तैयार हो गया ना, तो SN1 और SN2 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस कंपैरिजन को खूब बढ़िया से देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा फंडा पूरा क्लियर हो जाने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और थोड़ा सा इसको समझ लीजिए प्रॉपर तरीके से। देखिए, इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर सबसे पहले SN1 के लिए यहां पर है, SN2 के लिए यहां पर है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, SN1 का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा था। और ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर कहा था। याद रखिएगा, ये यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, पहला डिफरेंस मैंने क्रिएट किया यहां पर। दूसरा, रेट लॉ के हिसाब से जाएंगे, तो रेट लॉ के हिसाब से अगर जो SN1 रिएक्शन है तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट कांस्टेंट हो गया। और ये केवल किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा केवल जो एल्काइल हैलाइड है जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, केवल उसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड, देखो यहाँ 0 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यानी यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन केवल एल्काइल हैलाइड जिस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, केवल उसी के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जबकि यहां पर SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये रेट कांस्टेंट हो गया, RH इस पर भी डिपेंड करेगा और जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करता है। इसलिए सेकंड ऑर्डर और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर। तीसरा चीज आता है बिग बैरियर। बिग बैरियर का मतलब क्या है कि आखिर में इसमें कौन कौन सी चीज रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर जो SN1 रिएक्शन है तो टर्शियरी सबसे पहले देगा, उसके बाद सेकेंडरी देगा, फिर प्राइमरी देगा। जबकि SN2 है तो प्राइमरी पहले देगा,
सेकेंडरी बात उसके बाद देगा, और सबसे कम रिएक्शन देगा टर्शियरी। तो इसमें आपका जो मेन फैक्टर होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। टर्शियरी कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना। और यहां पर काम कौन करता है, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से टर्शियरी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे कम देता है, जबकि जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी की वजह से टर्शियरी कार्बोकैटायन यानी टर्शियरी हेलोएरिन जो होता है, सॉरी हेलोएल्केन जो होता है, वो जल्दी से जल्दी क्या करता है, SN1 रिएक्शन देता है। तो ये हो गया आपका कि बिग बैरियर का मतलब कौन सा फैक्टर काम करता है, तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इसमें काम करती है और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है। अब आ जाइए यहां पर वही जो मैंने बताया टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, याद रखिएगा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, काम यहां पर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी और यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, यहां रखिएगा, देखिए ये वीक और जनरली न्यूट्रल, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा या तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा या जनरली न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है, जबकि SN2 में हमेशा एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल ही यूज होता है, ठीक है ना, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। इसलिए SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल यूज होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है, जबकि आपका SN1 में जो होता है वो वीक होगा या न्यूट्रल होगा। अब आते हैं सॉल्वेंट के तौर पे, तो याद रखिएगा यहां पर जो सॉल्वेंट होगा वो पोलर प्रोटिक होगा। पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है, दो पोल्स बन जाए पॉजिटिव और निगेटिव, और वो हाइड्रोजन आयन देने की भी कैपेबिलिटी रखता हो तो उसको कहते हैं पोलर प्रोटिक। प्रोटिक का मतलब प्रोटॉन डोनेट करने वाला, पोलर मतलब दो पोल बन जाए पॉजिटिव और निगेटिव, और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है अल्कोहल। इसमें क्या होता है, पोलर तो होगा ही लेकिन एप्रोटिक होगा, ठीक है ना। और इसका बेहतर एग्जांपल आप ले सकते हैं एसीटोन, सबसे बेहतर एग्जांपल होता है इसका एसीटोन। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो SN2 में बताया था, और यहां पर देख लो वो आ गया स्टीरियोकेमिस्ट्री में, यहां पर क्या हो सकता है, यहां पर इन्वर्जन होगा, लिख रहा है ना, दो चांसेस हैं, या तो रेसमिक मिक्सचर बन गया, मिक्स ऑफ रिटेंशन एंड इन्वर्जन। आपको मालूम है अगर जो 50% रिटेंशन है और 50% इन्वर्जन है तो उसको रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। तो यहां पर SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से अगर जो प्रोडक्ट बनता है तो 50-50% के चांसेस हैं, 50% चांस है कि रिटेन हो जाए और 50% चांस है इन्वर्जन हो जाए। तो दोनों के चांस दिख रहे हैं बेटा, यहां पर दोनों के चांस दिख रहे हैं, रिटेंशन भी हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है। लेकिन SN2 वाले में मैंने आपको बताया था कि OH जो था स्ट्रॉन्गर जो न्यूक्लियोफाइल था हमेशा बैक साइड से अटैक करता है और आगे की तरफ से आपका क्लोराइड जो बाहर निकल रहा था, जो वीकर न्यूक्लियोफाइल था वो बाहर की तरफ निकल रहा था। उस सिचुएशन में OH हमेशा पीछे के साइड में जुड़ेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्जन होगा, तो यहां पर हमेशा और हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन ही शो करेगा। इसके बाद आते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी में ये रेसमिक मिक्सचर बनाता है, और रेसमिक मिक्सचर में 50% रिटेंशन होता है और 50% आपका इन्वर्जन होता है। तो दोनों ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। इस वजह से यह ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। याद रखिएगा इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जब रेसमिक मिक्सचर बनेगा तब 50% रिटेंशन 50% इन्वर्जन, और दोनों ऑप्टिकल रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल करके यानी टोटल ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा, और उस सिचुएशन में ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जबकि यहां पर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्यों होगा, इन्वर्जन बन रहा है। तो अब ऑप्टिकली एक्टिव है, इन्वर्जन बन रहा है, यानी केवल और केवल इन्वर्जन है, इसमें रिटेंशन नहीं है। तो यहां पर दो फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में दो फॉर्म होते हैं, डी फॉर्म जिसको डेस्टोरोटेटरी फॉर्म कहते हैं और दूसरा एल फॉर्म जिसको लीवोरोटेटरी फॉर्म कहा जाता है। अब यहां पर देखते हैं ये कितने स्टेप में पूरा होता है, तो मैं पहले ही आपको सिखाया था 1 माने 2 और 2 बने 1, तो ये होता है 2 स्टेप में और ये होता है 1 स्टेप में, मैं आपको बता चुका हूं। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट, तो इसमें कार्बोकैटायन बनता है और इसमें इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकैटायन बनेगा, और इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा वो आपका बनेगा कौन सा, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसमें मैंने बताया था आपको कि कार्बन की सीडो पेंटावैलेंसी दिखाई देती है, ठीक है ना। एक तरफ से क्लोरीन बाहर निकल रहा था और OH बैक साइड से क्या कर रहा था, अटैक कर रहा था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं,
और अल्कोहल फिनॉल ईथर के मैकेनिज्म पे आते हैं। कल मैंने बताया था कि मैं 2 चैप्टर एक साथ लेकर के चल रहा हूं, कल भी मैंने बताया था आपको, याद रखिएगा। और 2 चैप्टर जो मैं एक साथ में लेकर चल रहा हूं उसमें हेलो एल्केन हेलो एरीन है, साथ में अल्कोहल फिनॉल ईथर। इन दोनों चैप्टर का सारा टॉपिक प्रॉपर तरीके से बताने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि और चैप्टर्स की कुछ चीजें बताएं, या जो मैंने ये तैयार कर रखा है पीडीएफ, ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जिसको जरूरत होगी वो व्हाट्सएप पे हमसे मांग लेगा। ये इंपॉर्टेंट टोटल 48 पेज का कुछ पोर्शन मैंने तैयार कराया है, 43 पेज का है शायद, तो ये पोर्शन मैंने तैयार किया है। और हमने क्या, हमारी पूरी टीम ने बैठ करके तैयार किया पीवाईक्यू से मिला करके, ठीक है। तो उसमें से मुझे जहां तक लगता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अगर जो आप बढ़िया से उसको पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब देखते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करते हैं। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे पहला जो हमारा मैकेनिज्म आएगा, बेटा ध्यान से देख लो, सबसे पहले जो हमारा मैकेनिज्म आ रहा है वो मैकेनिज्म है मैकेनिज्म फॉर द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू अल्कोहल। आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में, हाउ कैन वी प्रिपेयर द अल्कोहल फ्रॉम द एल्कीन। तो उस चीज को हम यहां पर देखते हैं, उसका मैकेनिज्म। वो तो बड़ा आसान है बनाना, लेकिन मैकेनिज्म देखना जरूरी है। तो ये कितने स्टेप में हो रहा है? 3 स्टेप में होता है बेटा, 3 स्टेप में। और तीनों स्टेप आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर, ध्यान से देखना तीनों स्टेप कैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसको समझ लेना अच्छी तरह से। ये 3 स्टेप में देखिए, सबसे पहले स्टेप में क्या था? अच्छा, रिएक्शन बेसिकली क्या था हमारा, कि हम लोग लेते क्या है, एल्कीन लेते हैं हम, ये एल्कीन हम ले रहे हैं, और यहां पर हम करते क्या है, फाइनली इस एल्कीन से हमको बनाना होता है अल्कोहल, यानी कि CH3CH2OH। ये एल्कीन है, मान लो हमने एथीन ही ले लिया है, और इस एथीन से हमको अल्कोहल बनाना है। इसके लिए हम कितने स्टेप में जाएंगे, किससे रिएक्शन कराएंगे, क्या क्या होगा, ये सारी चीजें हम लोग को समझनी है। तो इसके लिए हम आपको जो दिखाते हैं वो ध्यान से देखिए। पहले स्टेप में क्या होता है, लिखा हुआ पहले स्टेप में, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। याद रखिए, सबसे पहला, अच्छा ये रिएक्शन अगर जो हो रहा है तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन की जरूरत है। वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयन से मिल करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और वह हाइड्रोनियम आयन अटैक करेगा एल्कीन पर और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा, जो मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पर बेटा कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन, ये 2 बॉन्ड खाली है, ये आपका H3O+ है। इसको हम, ये जो दिख रहा है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, H3O पर प्लस, वही है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं H3O+ कहां से बना होगा, तो देखो H2O होता है, और हाइड्रोजन आयन आकर के जब जुड़ता है तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन इसके पास अभी भी 2 लोन पेयर मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। और ये हाइड्रोजन आयन जो है, जिसको हम प्रोटॉन भी कहते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम कर रहा है, और ये अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये तुरंत ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, और इसके साथ मिल करके H3, 2 हाइड्रोजन का एक और मिल गया H3, लेकिन इसका जो प्लस चार्ज है वो आ जाएगा इसके ऊपर। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन है, अब चूंकि इस हाइड्रोनियम आयन के पास अब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, क्योंकि प्लस चार्ज है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट किया था। अब यहां पर क्या होगा, ये हाइड्रोनियम आयन जो है वो, कि यहां देखो डबल बॉन्ड है बेटा, डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो अब ये हाइड्रोनियम आयन यहां पर इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम कर रहा है, तो ये कहां अटैक करेगा, ये अटैक करेगा उस जगह पे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक। तो ये अटैक कर रहा है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इसको, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या होगा, बोलिए। अब ये किस तरह से क्या होगा ये समझिए, सिंपल सा है। डोनेट करने का मतलब, ये मैं जो आपको समझाना चाहता हूं उसको देखो, ये बॉन्ड एक टूटेगा और इस पर आ जाएगा, थोड़ा सा इसको हम क्लीन करके समझाते हैं आपको। देखो ये डबल बॉन्ड है, तो अगर जो ये सपोज दैट कि यह बॉन्ड जो बना है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए, तो इस कार्बन पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज, और इस कार्बन पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यह पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोनियम आयन पाया था, यह हाइड्रोजन की वजह से आया था, ठीक। वह अगर जो यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाए और इस निगेटिव वाले से जुड़ जाए, ठीक,
तो ये आकर के जुड़ गया, देखिए इस कार्बन से हाइड्रोजन आयन जुड़ गया, ठीक। अच्छा, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पर, तो अब इसका निगेटिव चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन इस कार्बन पर अभी भी प्लस चार्ज रहा, यानी आपका बन गया ये कार्बोकैटायन। पहले स्टेप में हमने बना लिया है कार्बोकैटायन। पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे स्टेप में अगर जो आप आते हैं, तो दूसरे स्टेप में होता है कि जो कार्बोकैटायन हमारा बना है, उस कार्बोकैटायन के ऊपर जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक लिखा भी है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। अब वाटर मॉलिक्यूल यहां पर एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, वाटर मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा कार्बोकैटायन पर, तो ये हो गया हमारा वाटर न्यूक्लियोफाइल जो न्यूट्रल है और इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो ऑक्सीजन के पास आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डोनेट कर दिया, डायरेक्ट इससे जुड़ गया, ठीक। अब जुड़ गया तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी तो पूरी हो गई, लेकिन कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो ऑक्सीजन पर आ गया, ये ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब इसके आगे अगर जो हम बढ़ते हैं तो यहां पर देखेंगे ये एक इंटरमीडिएट बना है जो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल का दूसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज तभी आ सकता है जब उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसके आसपास में हो, जैसे कि फ्लोरीन O2F2 बनता है, OF2 बनता है, वहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये जो आयन बना है ये स्टेबल नहीं है। इसीलिए हम अगले स्टेप में जब चलेंगे तो अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है एक प्रोटॉन का बाहर निकलना, यहां से एक प्रोटॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो देखो यहां पर क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल है और इस पर पॉजिटिव चार्ज था ऑक्सीजन पर। अब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी खुद ले लेगा और H पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और यह H पर प्लस इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके फिर हाइड्रोजन आयन बना के बाहर हो जाएगा, और देखिए यहां पर आपका एल्कोहल बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। तो ये मैकेनिज्म था कि 3 स्टेप में होता है, फिर से रिवीजन भी कर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। 3 स्टेप में आपका एल्कीन से एल्कोहल बनता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है जिसमें हाइड्रोनियम आयन जो होता है। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, तो यह रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होता है, H प्लस के प्रेजेंस में होता है, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन एसिड से मिलता है, वाटर हाइड्रोजन आयन को लेता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और हाइड्रोनियम आयन अटैक करता है एल्कीन पर, कार्बोकैटायन बनाता है, कार्बोकैटायन पर हमारा जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल होता है वाटर मॉलिक्यूल अटैक करता है, एक इंटरमीडिएट आयन बनता है जिस पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है। उसके बाद फाइनली ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए जो हाइड्रोजन आयन शुरू में एसिड से लिया गया था, वो हाइड्रोजन आयन यहां से क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और आपका अल्कोहल मॉलिक्यूल बनकर के तैयार हो जाता है। इस रिएक्शन में आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन आयन जो सल्फ्यूरिक एसिड से मिला था या किसी भी एसिड से मिला था वो क्या था, तो आप बोलेंगे ना कैटलिस्ट का काम कर रहा है। क्यों बोलेंगे, क्योंकि जिस अमाउंट में इंटर किया था उसी अमाउंट में क्या हो गया, ये बाहर निकल गया है। तो एक हमको समझ में आ गया, एक मैकेनिज्म हमने समझ लिया प्रॉपर तरीके से, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे आते हैं और अगला देखते हैं। अगला जो मैकेनिज्म हमको इसमें पढ़ना है वो है मैकेनिज्म फॉर द एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन। अब देखो पहले वाले में एल्कीन से अल्कोहल बनाया था, अब दूसरे वाले में हमको क्या पढ़ना है कि एल्कोहल से एल्कीन जब बनेगा, पहले में था वो कहां से था, एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे बेटा तो वहां दिखाएगा कि एनसीईआरटी में प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में एल्कीन से अल्कोहल बनना, जब प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल पढ़ोगे तो वहां ये अपोजिट भी मिल जाएगा आपको कि केमिकल प्रॉपर्टी हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्कीन फ्रॉम द अल्कोहल, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर आप देखोगे मैकेनिज्म फॉर, देखिएगा यहां देखें बेटा, मैकेनिज्म फॉर द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन। देखो बेसिकली रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन ये होता है कि ये है CH3, ये है CH3 C और H है यहां पर, और यहां पर OH है, इथाइल अल्कोहल है। अगर इस इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में गर्म करो, टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये दिमाग में रखना, टेम्परेचर बड़ा कमाल करता है। यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस हुआ
और एल्कोहल का अमाउंट थोड़ा सा भी बढ़ा तो एल्कीन के बजाय ईथर बन जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ ईथर हो जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का और अमाउंट ऑफ एल्कोहल का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें फाइनली बनता क्या है, लिखा भी है डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। तो देखिए यहां से OH, यहां से H, दोनों मिलकर के H2O बना लेंगे। अब प्लस ये बॉन्ड और ये बॉन्ड मिलकर यहां पर अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाएगा। इसी रिएक्शन के मैकेनिज्म को आपको दिखाना है। 3 स्टेप में यह रिएक्शन होता है, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले में फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा, याद कर लो अच्छी तरह से, अल्कोहल का प्रोटोनेशन होता है, यानी अल्कोहल पर एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन आकर के जुड़ता है। अब हाइड्रोजन आयन क्यों आकर के जुड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन मतलब H पर प्लस चार्ज, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अल्कोहल में ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो तुरंत हाइड्रोजन जो है एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा ऑक्सीजन पर और जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पर ये अल्कोहल है, ये ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और ये H प्लस है, तुरंत इसने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया, इसके साथ जुड़ गया। अब चूंकि हाइड्रोजन खुद बेचारा भिखारी था, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भिखारी का मतलब हो गया कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, तो वो कहां जाएगा, वो उसी के पास जाएगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन के पास गया, ऑक्सीजन ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया। अब जो कमी हाइड्रोजन पर दिख रही थी, अब जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो कमी उसके ऊपर दिखेगी। तो इलेक्ट्रॉन दिया कौन है, ऑक्सीजन दिया है, तो वो प्लस चार्ज किसके ऊपर दिखाई देगा, तो ऑक्सीजन। देखो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग नॉर्मली ऑक्सोनियम आयन भी कह सकते हो, केवल ऑक्सोनियम आयन भी कह सकते हो, या पूरा नाम होगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिख सकते हो, या इथाइल ऑक्सोनियम आयन लिख सकते हो। केवल ऑक्सीनियम आयन भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है। दूसरे स्टेप में आओगे तो यहां पर दूसरे स्टेप में आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हो रहा है। अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन में क्या होगा, देखो ये जो होता है स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS कह लो। RDS का मतलब क्या हो गया, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, जो एक से ज्यादा स्टेप में, केमिकल काइनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि एक से ज्यादा स्टेप में कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो सबसे स्लो स्टेप होता है, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, जो सबसे धीमा होता है, वही रेट को क्या करता है, डिटरमिन करता है। तो ये सबसे स्लोएस्ट स्टेप है एंड हेंस द रेट डिटरमिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, ये रेट को डिटरमिन नहीं करता है। और यहां पर देखो स्लो होगा, स्लो का मतलब क्या होगा, जब ये यहां पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना और कार्बन दोनों का इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां से वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया है, इसलिए कार्बन पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहां पर बन गया। दूसरे स्टेप में हमारा बनता है कार्बोकेटायन। अब जो कार्बोकेटायन बनता है, अब कार्बोकेटायन है, अब कार्बन पर प्लस चार्ज है, ठीक है, और प्राइमरी कार्बोकेटायन है। देख रहे हो ना, इसके तरफ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो प्राइमरी कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है। अब लास्ट वाले तीसरे स्टेप में क्या होगा, एल्कीन बनेगा, एथीन बनेगा, और किससे, प्रोटॉन को बाहर करना पड़ेगा। डीप्रोटोनेशन भी लिख सकते हो, इस टॉपिक को आप डीप्रोटोनेशन भी लिख सकते हो कि यहां पर प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल रहा है। तो सिंपल है, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब यह कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, इस हाइड्रोजन को प्लस के फॉर्म में क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और यहां पर आपका एथीन मॉलिक्यूल बन गया। अब यहां एक चीज याद रखना, पूछा जाए कि ये हाइड्रोजन आयन कहां से आया था, तो लिखोगे ये आया था H2SO4 से। और वो कौन सा H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, और इस कंसंट्रेटेड H2SO4 को कहा जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। याद रखिएगा, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो काम करता है किसका, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का। तो एक मैकेनिज्म ये भी खत्म हो गया हमारा। इसके बाद हम आते हैं अगले वाले मैकेनिज्म पर। तो हमारा जो अगला मैकेनिज्म है तीसरा, इसका अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो तीसरा मैकेनिज्म है उसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए, इस मैकेनिज्म में हमको देखना क्या है और समझना क्या है। देखो देखो बेटा, ये मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ HI ऑन इथॉक्सी मीथेन, ये ईथर का है,
यह मैकेनिज्म किसका है? ईथर का है। तो देखो दो है, एक यहां पर दिख रहा है आपको और एक यहां पर। तो यहां पर देख लो क्या है, ये आपको दिख रहा है ईथर, एसिमेट्रिकल ईथर है, ये है एसिमेट्रिकल ईथर। एसिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या है? तो देखो ये इथर्नल ऑक्सीजन है, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इधर कार्बन का नंबर ये CH2 CH3 और इधर केवल CH3 है। तो ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन का नंबर बराबर नहीं है, एसिमेट्रिक है। अब यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड ने अटैक किया, तो थोड़ा सा आपको समझना है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है दो पोर्शन में टूटा होगा, H पर प्लस और I पर माइनस। चूंकि आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया तो आयोडीन पर माइनस चार्ज आ गया, जो देखो आयोडीन यहां पर आपको दिख भी रहा है। और चूंकि H प्लस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम करना शुरू कर दिया, तो यह H प्लस जाकर के अटैक करेगा कहां पर? ये अटैक करेगा कहां पर? इस ऑक्सीजन के पर, जिस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और अटैक करके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आप देखेंगे यहां पर यह एक ऑक्सोनियम आयन ही बना है। O पर पॉजिटिव का मतलब हो गया ऑक्सोनियम आयन भी बना है। तो इसको आप कौन सा ऑक्सोनियम आयन कहेंगे? तो आप कहेंगे इथाइल मिथाइल ऑक्सोनियम आयन। इथाइल मिथाइल ईथर ऑक्सोनियम आयन भी कह सकते हो, या इथाइल मिथाइल, हाँ इथाइल मिथाइल ईथर ऑक्सोनियम आयन कह सकते हो, ऑक्सीनियम आयन बन गया। अब यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे हम, तो क्या प्रोडक्ट बनना है? अब देखो किस तरह से क्या प्रोडक्ट बनना है, कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, किस तरह से होगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। यहां इसके बाद वाला स्टेप यहां पर आता है, थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से हम दिखाएंगे, समझना। प्रॉब्लम होगी तो पूछ सकते हो आप। अब यहां देखो आयोडीन है, ये हमारा ऑक्सोनियम आयन बना हुआ, ये दिख रहा है आपको, हमारा ऑक्सोनियम आयन बन करके तैयार है। ठीक, अब अगर जो ये ऑक्सोनियम आयन ये बन के तैयार है और आयोडीन पर हमारा माइनस चार्ज है और ये अटैक करेगा। अब ये अटैक क्यों करेगा? तो ध्यान से देखो, यह ऑक्सीजन ये अटैक करेगा CH3 पर, और जब अटैक करेगा यही SN2 रिएक्शन वाला मैकेनिज्म होगा उसी टाइप से। तो थोड़ा ध्यान से देखना, SN2 वाला ये इस तरह से समझो, अभी और क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट कि यह एक सबस्ट्रेट हो गया, ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर गया, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म जा रहा है, तो इसमें यहां से ये टूट करके अलग हो रहा है और ये इधर से अटैक कर रहा है, मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया बेटा, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट हो गया यहां पर। अब ये निकल रहा है और ये जुड़ रहा है, तो फाइनली क्या होगा, यह निकल करके बाहर हो जाएगा और ये CH3 जुड़ करके, यानी आपका मिथाइल आयोडाइड और अल्कोहल दो प्रोडक्ट बन करके तैयार हो जाएगा। तो एक मैकेनिज्म ये आपका क्लियर हो गया। ये SN2 रिएक्शन पे काम कर रहा है, एक तरफ से एक निकल रहा है और एक तरफ से एक जुड़ रहा है। अब एक बात करते हैं यहां पर, दूसरा अगला मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन ऑफ HI ऑन टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब यहां देखना, मतलब टर्शियरी है, ये देखो है तो ये भी एसिमेट्रिक, कार्बन है और इससे 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और एक तरफ केवल मिथाइल है, तो इसका नाम हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल। ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया और वो ईथर हो गया। तो इसमें हुआ क्या है, थोड़ा सा इसको समझना है आपको, अभी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है, इन्होंने डायरेक्ट दिखा दिया, HI के साथ रिएक्शन दिखाया नहीं है, यहां पर डायरेक्ट हो गया। मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा इसको अलग तरीके से आप इस पर फोकस कर लें, देखिएगा। यहां पर आप अगर जो रिएक्शन दिखाते HI के साथ, तो I पर माइनस और H पर प्लस, और यही H जा करके इसके साथ जुड़ गया है, जिसकी वजह से इस पर प्लस चार्ज आ गया है। मतलब एक स्टेप और था इसमें, ठीक है, वो प्रिंट नहीं हुआ है किसी वजह से, लेकिन एक स्टेप और था जहां पर आपने देखा है क्या क्या हुआ है यहां पर, वो देख लीजिए अच्छी तरह से कि यहां पर CH3 है, अब O था, यहां पर H था नहीं पहले, HI से जब रिएक्शन कराया गया है तो आयोडीन पर निगेटिव चार्ज
और H पर पॉजिटिव चार्ज H जाकर के ऑक्सीजन से जुड़ा है, तब जाकर के आपका स्ट्रक्चर बन करके तैयार हुआ है। इसको देखिएगा, ये बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पर जो अगले स्टेप में होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और ये SN1 से जाएगा, SN2 में नहीं जाएगा, ये जाएगा SN1 से, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बन रहा है, तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म जाएगा SN1 से। ठीक है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, स्टेबल भी होगा, तो SN1 से, यानी कि यहां पर सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल बाहर और टर्शियरी कार्बोकैटायन बन करके क्या हो गया, आपका तैयार हो गया। अब बड़ा सिंपल है, आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन है, और जो आयोडाइड नहीं बताया था, I माइनस यहां पर निकला था, वो जाकर अटैक करेगा, और टर्शियरी यानी टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड क्या बन गया आपका, टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन करके क्या हो गया है, तैयार हो गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, एक और मैकेनिज्म खत्म कर दिया। जो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है उन्हीं मैकेनिज्म को मैं टच कर रहा हूं, ध्यान से देखिए और समझिए। इसके बाद आपका आता है अगला, मैकेनिज्म फॉर द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव ईथर्स। अब देखिए यहां पर अल्कोहल से ईथर बनना, भी थोड़े पहले मैं जिक्र कर रहा था इसका कि टेम्परेचर का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, कि अगर जो अल्कोहल है, अल्कोहल से एल्कीन भी बन सकता है और अल्कोहल से ईथर भी बन सकता है। दो चीजों पे डिपेंड होता है ये सिचुएशन, पहला अल्कोहल का अमाउंट कितना है, दूसरा टेम्परेचर कितना है। ठीक है ना, अगर जो अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है ना, तो ईथर बनेगा, अल्कोहल का अमाउंट कम है तो क्या बनेगा, एल्कीन बनता है। तो वही सिचुएशन है, उस मैकेनिज्म को भी देख लेते हैं हम लोग अच्छी तरह से। तो देखिए ये है CH3CH2OH, ये फिनॉल है, सॉरी ये इथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल है, कंसंट्रेटेड H2SO4 413। अगर जो 413 है और इसमें से 273 माइनस कर दो, कितना होगा, 0 हो गया, 11 से 4, और यहाँ 3 से 2 जाएगा तो 140 डिग्री। वहां टेम्परेचर कितना था जब एल्कीन बनाया था, 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और यहां पर या तो 413 लिखो या 140 डिग्री सेल्सियस आप लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसको समझिए अच्छी तरह से। यहां पर हमारा बन गया है डाइइथाइल ईथर, जिसको और करके हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, CH3 CH2O CH2 CH3, ऐसे भी हम लिख सकते थे, डाइइथाइल ईथर बना है। अब इसके मैकेनिज्म को समझना है, 3 स्टेप में होता है, तीनों स्टेप बढ़िया से देख लो। पहला स्टेप में क्या है आपका, फिनॉल, सॉरी बार बार फिनॉल निकल रहा है, ये इथेनॉल है, और सल्फ्यूरिक एसिड से जो हाइड्रोजन आयन मिला है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और प्रोटोनेटेड क्या बन गया ये बेटा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, या और करके लिखोगे इसको इथाइल ऑक्सोनियम आयन, इथाइल ऑक्सोनियम आयन बन करके तैयार हो गया। दूसरे स्टेप में क्या होगा, मैंने बोला था ना, यहां पर अल्कोहल मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल है, तो एक इथाइल ऑक्सोनियम आयन बन गया, और यह एक और अल्कोहल मॉलिक्यूल आ गया यहाँ पर, देखो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये आपका एक अल्कोहल मॉलिक्यूल और ये जो इथाइल ऑक्सोनियम आयन बना था वो, तो दोनों देखते हैं, ये हमारा ऑक्सोनियम आयन हो गया और ये हमारा इथाइल अल्कोहल हो गया। अब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है, सोच के बताएं आप। यहां पर इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के H2O बना करके बाहर हो गया, डिहाइड्रेशन हुआ, वाटर मॉलिक्यूल निकला है, डिहाइड्रेशन यहां पर भी हो रहा है। ठीक है, और अब इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया, ये प्लस चार्ज वाला कार्बन क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तुरंत इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देगा, इससे क्या हो गया, जुड़ गया। लेकिन जब कार्बन पर जो प्लस चार्ज था वो प्लस चार्ज आ गया किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर, ये भी हो जाएगा डाइइथाइल ऑक्सोनियम आयन, इसको क्या बोलोगे, डाइइथाइल ऑक्सोनियम, क्या डाइइथाइल ईथर ऑक्सोनियम आयन भी इसको क्या कह सकते हो, कह सकते हो। तीसरे स्टेप में बड़ा सिंपल होगा, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेकर के H को प्लस के फॉर्म में बाहर निकाल देगा, यानी शुरू में जो H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से मिला था वो H प्लस फिर वापस चला गया, यानी यहां पर
जो सल्फ्यूरिक एसिड है वह एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा था, और यहाँ पर देखिए आपका CH3 CH2 CH2 CH3 और बीच में इथर्नल ऑक्सीजन, मतलब ये आपका डाई इथाइल ईथर बन करके तैयार हो गया। तो एक मैकेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब आता है एक मैकेनिज्म और वो मैकेनिज्म है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड। याद रखिएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है, इस पर भी फोकस करते हैं। देखते हैं, देखिए मैकेनिज्म फॉर द एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड है, उसमें किस तरह से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा। अब देखो क्या समझना है यहां पर, ये द फर्स्ट स्टेट ऑफ द रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म ए एडक्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ द एडक्ट टू द एल्कोहल। ये एक तरह से एल्कोहल बनाने का प्रिपरेशन ही है, उसका मैकेनिज्म हमको क्या करना है, देखना है। और यह रिएक्शन मैं नीचे करके पहले दिखा देता हूं कि क्या रिएक्शन हुआ होगा, फिर मैकेनिज्म पे आते हैं। जैसे सपोज दैट तुमसे पूछा जाए कि हाउ कैन यू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एसीटोन, इथेनॉल कैसे बनाओगे एसीटोन से, तो वो तुमको जानना है, तो देख लो, सिंपल है। यहां देखो, या एल्डिहाइड से भी हो सकता है, यहां देख लो, जैसे एक रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड और फिर यहां पर CH3, ये कीटोन हो गया, एसीटोन हो गया। अब इसका रिएक्शन करा दो CH3 MgBr, ये हो गया मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको हम GR यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, जब रिएक्शन कराओगे आप, तो यहां पर क्या होगा, सिंपल है, यहां पर अब ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर और कार्बन पर आ जाएगा क्या, आपका पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं क्या होगा, किस तरह से क्या क्या चीजें होंगी, समझना अच्छी तरह से। इस पर आ गया निगेटिव चार्ज, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम है तो इस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर हो जाएगा निगेटिव चार्ज, ये अट्रैक्ट हो जाएगा किसकी तरफ, CH3 की तरफ, तो यहां पर हो जाएगा क्या, CH3 और CH3, और यहां पर O था, सॉरी O नहीं था, इसको ये C है, ये C है, और इसके साथ ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के बाद यहां पर CH3 था। अब यहां देखो ये बॉन्ड टूटा है, Mg का प्लस वाला पोर्शन ऑक्सीजन के इस निगेटिव वाले से जाकर के जुड़ जाएगा और बन जाएगा आपका MgBr। अब MgBr बन गया, इसी को एडक्ट कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एडक्ट। ये जो एडक्ट यहां पर बना हुआ है, जिसको हम लोग यहां पर दिखा रहे हैं ना एडक्ट, वही चीज यहां पर बना हुआ है। अब अगले वाले में बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसके आगे वाले में हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब ये जो बना है इसका हम लोग केवल हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दीजिए, तो यहां से देखना ये टूट जाएगा, ये MgBr और यहां से OH लेगा, तो देखो Mg के साथ Br था OH, तो ये बन जाएगा MgOH और X के पे Br भी कर सकते हो, ठीक। अब ये जगह जो खाली हो गई, ये वाला पोर्शन जब हट गया, ये जगह जो खाली हुई, तो वाटर मॉलिक्यूल का H जाकर के यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा CH3 था, यहां पर नंबर जो है कार्बन का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, जोड़ने का काम जो था वो इस कार्बन पर होना चाहिए, यहां गड़बड़ हुआ, इसको हम रिपीट कर देते हैं बेटा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको हम रिपीट करेंगे क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा गलत हुआ था, उसको हम रिपीट कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए, इसको रिपीट करते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और रिएक्शन करा दिया CH3 Mg और Br से, समझना अच्छी तरह से, ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया यहां पर निगेटिव चार्ज, इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा, जो मैंने गलती से यहां पर पॉजिटिव चार्ज कर दिया था। अब यहां पर क्या होगा, मैग्नीशियम मेटल है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, ये माइनस वाला इस पर अटैक कर गया, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद क्या होगा आगे वो देख लीजिए। इसके बाद यहां पर होगा CH3 और फिर C, अब इसके साथ CH3 जुड़ गया O और फिर यहां पर CH3 है, और ये Mg पर चूंकि प्लस था, ऑक्सीजन पर निगेटिव है, इसके साथ MgBr जुड़ जाएगा, और ये इसी को हमने एडक्ट कहा था, इसी को हमने एडक्ट कहा था, यहां पर भी एडक्ट बना हुआ है,
अब इसका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो आप देखिए क्या होगा यहाँ पर क्या होगा कि यह MgBr OH के साथ मिल करके एक कंपाउंड बना लेगा जिसका नाम हो जाएगा MgOH और यहाँ पर Br, और प्लस में अब क्या बनेगा, देखिए यहां से H जाकर के इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3 और CH3 यहाँ O के साथ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपका बन के क्या तैयार हो गया, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बन करके क्या हो जाएगा बेटा, तैयार हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म समझा दिया जो ऊपर दिया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से हम कैसे एक कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं, उसकी मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दी थी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दो ही चैप्टर लेकर के चल रहा हूं, हेलो एल्केन हेलो एरीन, तो हेलो एल्केन हेलो एरीन के जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने आपको के साथ डिस्कस कर लिया है। अब इसके कुछ और क्वेश्चन है जो नीचे की तरफ है, हम लोग देखते हैं उन्हीं दो चैप्टर के और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर आ गया आपका रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं बेटा 3 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, पोर्शन 1 पोर्शन 2 ABC करके या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो इसमें रीजनिंग क्वेश्चन बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो ये हेलो एल्केन हेलो एरीन है, पहला मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन यहां पर है, और यहाँ ये इसके में 1 से लेकर के करीब रीजनिंग क्वेश्चन हमने इसमें तैयार किए हैं 20 से भी ज्यादा है, देखिए 24 है, और अल्कोहल फिनॉल ईथर में हमारे करीब 20 रीजनिंग क्वेश्चन है, 20, तो टोटल 24 उसमें 20 इसमें करीब 44 रीजनिंग क्वेश्चन है। और मुझे नहीं लगता कि ये रीजनिंग क्वेश्चन आप अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर से कहीं से आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं। ये पीडीएफ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, जिसको जरूरत होगी वो पीडीएफ हमसे मांग लेगा, हम आपको शेयर कर देंगे, और प्रॉपर तरीके से बाकी चैप्टर के भी टॉपिक अच्छी तरह से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि हम 27 तक आपके सारे के सारे टॉपिक बता दें और आप दिन भर मोबाइल के सामने बैठकर देखें, ये भी अच्छा नहीं है। तो कुछ मेन टॉपिक हमने टच कर दिया, 2 चैप्टर हमने टच कर दिया है, अगर जो आपको बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होगी तो एक बार हमको मैसेज करेंगे तो बाकी भी किसी चैप्टर के मेन टॉपिक के साथ हम आ जाएंगे, अन्यथा या हम आपको जरूरत होगी तो आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोगों ने तैयार किए हैं वो हम आपको शेयर कर देंगे, व्हाट्सएप पे आप मांग सकते हैं। तो हम आते हैं आगे ये हेलो एल्केन हेलो एरीन में। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो रीजनिंग क्वेश्चन आ रहा है वो रीजनिंग क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। ये रीजनिंग क्वेश्चन हमारा है बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। ध्यान से सुनो, याद रखिएगा, पूछा है कि SN1 रिएक्शन में जो बेंजाइल क्लोराइड है, तो बेंजाइल क्लोराइड का पहले फार्मूला देखो, बेंजीन रिंग ये है, यहां पर CH2 और Cl। अब बेंजाइल क्लोराइड SN1 रिएक्शन जल्दी से जल्दी दे देगा। SN1 जल्दी कौन देता है, तो देखो यहां पर, अब ये भी देख लो क्यों दे देगा, रीजन आपको देना है, मैंने बना दिया है, क्वेश्चन भी है और रीजन भी है। यहां रीजन है ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल कार्बोकैटायन रेजोनेंस डायग्राम। बड़ा सिंपल है ना, जब यह क्लोरीन निकल जाएगा तो इस बेंजाइल पर कौन सा कार्बन आ जाएगा, कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब चाहो तो इसके बहुत सारे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो ना, आसानी से बना सकते हो। यहां पर हो गया ये CH2, ठीक है ना, तो ये प्लस चार्ज है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है ये यहां चला जाएगा तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, फिर अगर जो यहां जाएगा तो प्लस चार्ज यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा तो प्लस चार्ज। इतना ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इससे मतलब प्रूफ होता है, क्लियर होता है कि बेंजाइल कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, यानी यह आसानी से SN1 रिएक्शन दे सकता है। तो पहला रीजन आपका क्लियर। इसके बाद आता है दूसरा रीजनिंग, 2 ब्रोमोब्यूटेन इज ऑप्टिकली एक्टिव बट 1 ब्रोमोब्यूटेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, समझोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। काइरल सेंटर की बात हो रही है बेटा, काइरल सेंटर आपको मालूम है, काइरल सेंटर में
जो कार्बन एटम होता है उसकी 4 वैलेंसी 4 अलग अलग चीजों से सेटिस्फाइड होती है, और जो उसका मिरर इमेज होता है वो नॉन सुपर इंपोजिबल होता है। ये 2 शर्तें होती हैं कायरल सेंटर होने के लिए। तो थोड़ा दोनों का फार्मूला लिख के देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो दोनों का फार्मूला लिख के देखते हैं, तो देखते हैं क्या दोनों को। पहला है 2 ब्रोमोब्यूटेन, तो ये हो जाएगा CH3C और Br, और यहां पर H है, और यहां पर आपका हो जाएगा CH2 और CH3। तो यहां देखो ना, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है और उसके बाद 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो C, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर CH2 और CH3। बड़ा सिंपल सा है भाई, आप देख करके समझ सकते हो बड़ी आसानी से। क्या समझना है समझो। ये कार्बन जो दिख रहा है इसके ऊपर स्टार बना सकते हो। स्टार मैंने बताया था, मैं जब पढ़ा रहा हूं मतलब स्टार बनाना जरूरी होता है। स्टार का मतलब वो कायरल कार्बन है, यानी एसिमेट्रिक कार्बन है। देखो इधर इथाइल जुड़ा है, इधर मिथाइल जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर ब्रोमीन। इस कार्बन की 4 वैलेंसी 4 अलग अलग चीजों से सेटिस्फाइड है। जबकि इसमें देखो ना, इधर प्रोपाइल जुड़ा है, इधर ब्रोमाइड जुड़ा है, लेकिन इधर हाइड्रोजन, इधर, यानी इसकी 2 वैलेंसी सेम हाइड्रोजन से क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो ये कायरल कार्बन नहीं है, और जो कायरल नहीं होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। तो रीजन यहां पर मैंने आपको समझाया। अब आगे आते हैं, अगला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएरिन अकर स्लोली। क्या रीजन होता है जी? ये हैलोएरिन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन धीमा क्यों होता है? बड़ा सिंपल सा फंडा है, माइनस आई इफेक्ट। एक लाइन में आंसर लिखोगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट याद है? अगर जो नहीं याद है तो पढ़ लो उसको अच्छी तरह से। अब मैं यहां पर इसको डिस्कस करने नहीं जाऊंगा। आपको प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली हमसे पूछ लेंगे हमारे व्हाट्सएप पे कि माइनस आई इफेक्ट क्या है। लेकिन आंसर एक लाइन में आप लिखेंगे क्या, कि ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। आपको मालूम है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में 11th में पढ़ाया जाता है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। हाँ, तो मैं माइनस आई इफेक्ट के बारे में बताया कि आपको जरूरत होगी तो पूछ लीजिएगा। और आपको मालूम है कि मैं आपको अब मिलूंगा केएसएस स्टडी पॉइंट पे। सबको मालूम है, कई बार चर्चा हो चुकी है कि अब हम लोग मिलेंगे केएसएस स्टडी पॉइंट पे। नंबर मेरा मालूम है 8115608815। शायद उधर ना दिख रहा हो, मैं इधर लिख दे रहा हूं 8115608815। ये मोबाइल नंबर है, और इस व्हाट्सएप भी चलता है, यहां से आप पूछ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा आपको बता भी देता हूं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलोएरिन अकर स्लोली, धीमा क्यों होता है। तो देख लो यहां पर होता ये आपका, देख लो बेंजीन रिंग है, ठीक, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां पर क्लोरीन जुड़ा है, क्लोरीन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बोला है ना कि माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये दे देगा यहां पर। यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, यहां पर माइनस चार्ज हो जाएगा, फिर वो डबल बॉन्ड यहां पर चला आएगा तो माइनस यहां पर कलेक्ट हो जाएगा, फिर ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा तो माइनस यहां कलेक्ट हो जाएगा। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। तो इस ये जो आपका ये हेलोजन है, ये जो है आप ये भी देख सकते हो कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और दूसरी चीज माइनस आई इफेक्ट यहां पर शो हो रहा है, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम लोग आते हैं अगले वाले में, विच वुड अंडरगोज SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड व्हाई। इन दोनों में जल्दी SN1 कौन देगा? आपको मालूम है SN1 मैं बता चुका हूं कौन देता है जल्दी SN1। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, लिखा गया टर्शियरी ब्यूटाइल, बिकॉज टर्शियरी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट डिराइव्ड फ्रॉम द CH3 का होल CBr इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। मैं बता चुका हूं आपको, टर्शियरी पहले देता है और प्राइमरी बाद में देता है SN1, और SN2 में उल्टा हो जाता है, प्राइमरी जल्दी देता है और टर्शियरी बाद में देता है। तो ऑब्वियसली इसमें ये वाला पहले देगा। उसके बाद व्हाई हैलोएरिन्स आर मच लेस रिएक्टिव देन हैलोएल्केन्स टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, इस पर ध्यान दे लेना। Why haloarenes are much less reactive than haloalkanes toward nucleophilic substitution reaction? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए जो हैलोएरीन्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं हैलोएल्केन के कंपैरिजन में। सिंपल है ना,
यहाँ पर थोड़ी बात मैंने यहाँ पर ये इसका जवाब यहीं पर दे दिया है, क्योंकि यह कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। कौन सा कैरेक्टर आता है? पार्शियल डबल, लिखा भी है इन हेलोरिन CH का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक्वायर द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है और ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर देता है, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए तैयार नहीं होता है जितना आसानी से हेलो एल्केन कर देता है। तो बड़ा सिंपल सा है, ये इसी से रिलेटेड था। इसके बाद हम आते हैं विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन एंड वाई। मालूम है आपको SN2 में प्राइमरी जल्दी करेगा क्योंकि वहां पर स्टीयरिक हिंड्रेंस काम करता है, बताया था मैंने अभी। और अगर जो SN1 होता तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन काम करता। तो यहां पर हम देखेंगे विच कंपाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट में कौन कौन सा पहला है, ये प्राइमरी हो गया, ये प्राइमरी, ये टर्शियरी, ये अच्छा इन दोनों में दिया है। तो देखो यहाँ तो दोनों प्राइमरी हो गया, बड़ा बढ़िया सा है। यहाँ पर CH3 दिया, CH3 आई, CH3 यहाँ पे, ये तो इसमें तो समझ में आया कि ये कर देगा, दूसरा वाला क्लियर हो गया। लेकिन पहले वाले में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है आपको, तो पहला उसको देख लें। CH3 आई रिएक्ट फास्टर देन CH3Br एज आयोडीन इज द बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर साइज। ये क्वेश्चन देखो, आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 53 और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। सोच के देखो किसका साइज बड़ा होगा? आयोडीन का साइज बड़ा होगा, और जो साइज में जितना बड़ा होता है वो उतना ही बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, आसानी से छोड़ के जा सकता है। तो आप बताओ इन दोनों में ब्रोमीन छोटा, आयोडीन बड़ा, तो आयोडीन बड़ा साइज होने की वजह से आसानी से जा सकता है, इसलिए यह आसानी से क्या करेगा? SN2 रिएक्शन देगा। और दूसरे वाले में तो क्लियर है, ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी जल्दी देगा रादर देन टर्शियरी। अब ये हो गया मैकेनिज्म, सॉरी मैकेनिज्म की बात कर रीजनिंग क्वेश्चन में। अब इस रीजनिंग क्वेश्चन में और ऊपर की तरफ चलते, मैंने बोला था ना 24 है, ठीक। तो अब आते हैं अगला जो है हमारा, हाँ ये हो गया, ये आ गया आपका सातवां। सातवें पे आइए और सातवें को समझते हैं बढ़िया से हम लोग, क्या है सातवें में। तो देखिए सातवां कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट फास्टर इन द SN1 रिएक्शन। अब बताओ भाई कौन जल्दी करेगा SN? ये हो गया सेकेंडरी और ये हो गया प्राइमरी, तो सेकेंडरी करेगा ना। SN1 जो होता है वो कौन जल्दी करता है? टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। SN2 होता है तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो उसके बेस पर कौन सा करेगा? ये वाला जल्दी कर लेगा बेटा, जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 है ना, तो 3 क्लोरो पेंटेन कह सकते हैं इसको, ये जल्दी करेगा। आप समझ भी रहे हो अच्छी तरह से। अगला है विच वंस इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सबस्टेंसेस अंडरगोस SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर एंड वाई। इसमें कौन जल्दी करेगा? अब यहां देखना, समझना है। SN2 है, SN2 का ऑर्डर याद है आपको 1 2 3। SN1 होता तो 3 2 1, 321 123, याद रखो। SN1 के लिए 321, ठीक, और SN2 के लिए 123 123, तो याद रखो। अब इसमें देखो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा है ये प्राइमरी हो गया, और ये क्या हो गया? सेकेंडरी, 2 कार्बन जुड़ा है। तो SN2 जल्दी कौन देगा? प्राइमरी की सेकेंडरी, तो प्राइमरी जल्दी देगा, यानी कि ये वाला पहला वाला ये दे देगा। इसमें देखना है आयोडीन है और क्लोरीन है, बाकी दोनों के दोनों प्राइमरी हैं। तो अभी मैंने बताया था ना कि आयोडीन का साइज बड़ा होगा, लार्जर साइज होने की वजह से बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, छोड़ के जल्दी चला जाएगा, तो ऑप्शन ये सही है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी के हैं। अगर एनसीईआरटी में आप इंडेक्स क्वेश्चन उठा करके देखो, सारे क्वेश्चन वहां पर आपको मिल जाएंगे, और पीवाईक्यू उठा करके देख लो, वहां भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो विच वन इन द फॉलोइंग पेयर अंडरगोस SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर एंड वाई। कौन होगा? अब आप कर सकते हो, अब इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी SN1 है, जैसे देखो ना SN1 के लिए आपको याद रखना 3 2 1, इसमें क्या है? ये 3 वाला है, तो ये जल्दी देगा ऑब्वियसली। और यहाँ पर कौन सा? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो ये इसमें ये दे देगा जल्दी। क्लियर है, आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो 10वां क्वेश्चन जो आ रहा है उस पर देख लेते हैं ध्यान से। 10वें क्वेश्चन पे क्या कह रहा है ये? तो 10वें क्वेश्चन पे भाई साहब का कहना है कि आओ भाई, यहां देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ KH हाइड्रोलिसिस
CH3 CH Cl CH2 CH3 and CH3 CH2 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 Cl, which one of these? अच्छा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन कर दिया भाई। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन समझना जरूरी है। कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ केस हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलाइसिस, किसको हाइड्रोलाइज कर रहा है? एक है सेकेंडरी हेलोएल्केन और एक है प्राइमरी हेलोएल्केन। स्ट्रक्चर देख लो ना, ये क्लोरीन है Cl से जुड़ा हुआ, CH से जुड़ा है, और ये लास्ट वाले में, तो ये प्राइमरी हो गया और ये हो गया सेकेंडरी। क्या लगता है? पकड़ लो ना, SN1 से हो रहा है कि SN2 से हो रहा है। यदि केवल ये पकड़ लिए कि SN1 से हो रहा है कि SN2 से हो रहा है तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाओगे। और नहीं SN1 SN2 आ रहा है तो कार्बोकेटाइन को पकड़ लो भैया। कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, ये सेकेंडरी बनाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला, जिसमें सेकेंडरी यानी दूसरे कार्बन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। आसान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां आंसर में भी यही लिखा हुआ है बेटा। अब आते हैं 11वें वाले, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग कपल विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 डिस्प्लेसमेंट एंड वाई। अब इसमें देखते हैं। अब देखो, इसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप जो मैंने SN1 SN2 का तरीका बताया उस पर पकड़ सकते हो। कह रहा है 1 ब्रोमोपेंटेन और 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन की 2 ब्रोमोपेंटेन, इसमें से कौन सा SN2 जल्दी, SN2 मैंने 1 2 3, तो ये प्राइमरी है, तो यही ना होगा, पहले बात खत्म। यहां तो लिखा भी है ये प्राइमरी है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन माने 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। और पहले पे क्या जुड़ा है? ब्रोमीन, दूसरे पे जुड़ा है मिथाइल, ठीक, और बाकी तो हाइड्रोजन है, चलो इसको। और दूसरे वाला है 2 ब्रोमो, दूसरे पे ब्रोमीन और दूसरे पर मिथाइल, और बाकी ये है। अब पूछा है कौन जल्दी कौन सा रिएक्शन देगा भाई? SN2, SN2 में जल्दी कौन देता? प्राइमरी। दोनों में प्राइमरी कौन है भाई? प्राइमरी कौन है जल्दी बताओ? ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी है। इसमें तो दूसरे कार्बन को इसके अगर जो ब्रोमीन निकलता है तो इस पर प्लस चार्ज है, कार्बोकेटाइन बनेगा तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां ब्रोमीन निकलता है, इस पर प्लस चार्ज बनता है, तो एक ही तरफ कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी बनेगा। यानी कि ये वाला पहला वाला जो होगा, यानी ये वाला पहला वाला सही होगा, ये जल्दी SN2 देगा। बस याद रखना है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद स्टेट वन यूज ऑफ ईच ऑफ DDT एंड आयोडोफॉर्म। DDT मालूम है? DDT फुल फॉर्म कितने लोग बता देंगे? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, याद है? अगर हमने क्लास लिया होगा आपको याद होगा तो ये मच्छर मारने वाली दवा है, और इसकी एक सबसे बड़ा नुकसान होता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है ना, बायोमैग्निफिकेशन भी शो करता है। इट इज यूज्ड टू इंसेक्ट एज इंसेक्टिसाइड, कंट्रोल फ्लाइज, मस्कीटोज एक्सेट्रा, मालूम है आप लोग को। इसके बाद आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। आयोडोफॉर्म का यूज भी आप पढ़े होंगे कि CH3 फार्मूला होता है आयोडोफॉर्म का, जैसे क्लोरोफॉर्म का CHCl3 होता है, उसी तरह से आयोडोफॉर्म का CHI3 होता है, और इसका यूज एज एंटीसेप्टिक होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल चीजें हैं जो आसानी से जल्दी खत्म होंगी। हेलोएल्केन्स इजीली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। व्हाई? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जल्दी डिसॉल्व होते हैं, ठीक है ना। जबकि आयनिक कंपाउंड आयनिक सॉल्वेंट यानी वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर, ठीक है ना। यहाँ लिखा है बोथ आर नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन हैव द स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये भी लिख सकते हो या सीधे लिख सकते हो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इजीली डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। और यहां देखिए व्हाट इज नोन एज रेस्मिक मिक्सचर। गिवन एग्जाम्पल, रेस्मिक मिक्सचर मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन, और दोनों रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से उसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगा, और रेस्मिक मिक्सचर हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक तरह से उसका 0 होगा, नहीं शो करेगा। तो लिखा है एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ, ध्यान से सुन लेना, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ डी एंड वही ना डेक्स्टर रोटेटरी फॉर्म और लीवर रोटेटरी, यानी रिटेंशन और क्या कहते हैं इन्वर्जन को रेस्मिक मिक्सचर कहा जाता है। दोनों 50-50% होता है। और एग्जांपल भी है ब्यूटेनॉल 2 रेस्मिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। मैंने बताया था ना ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि
आधा और आधा दोनों रोटेशन एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑप्टिकली रोटेशन, उसका रोटेशन जीरो हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं अगले वाले में, तो देख लेते हैं ऑफ द टू ब्रोमो डेरिवेटिव C6H5C CS3Br C6H5CS C6H5Br which one is the more reactive in SM substitution, कर सकते हो। इसमें बड़ा सिंपल सा है, आपको देखना है प्राइमरी सेकेंडरी कौन है और आप समझ भी जाओगे कौन सा कार्बोकैटायन बना रहा है, किस तरह से कर रहा है, तो आप देख सकते हो। दिया भी है, कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन दिया है आपको ये वाला ऑप्शन दे दिया है, ये सही होगा। लिखा भी है in the intermediate obtained from the C6H5CS C6H5Br is more stable than the obtained from the C6H5CHCS3Br because it is stabilized by the two phenyl group due to resonance। मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर क्या है, जो स्टेबल है वो और जो नहीं है दोनों का स्ट्रक्चर बना के, जैसे ये बेंजीन रिंग है, ध्यान से देखो, ठीक, और इसके साथ CH है, ठीक, और इसके साथ Br जुड़ा है, और फिर इसके साथ एक और बेंजीन रिंग जुड़ा है, यहां पर एक ये है, और दूसरा है कि यह बेंजीन रिंग है, ठीक, ये CH है, और यहां पर Br है, CH3 है। आप मुझे बताओ कि अगर जो यह ब्रोमीन यहां से निकलता है और ये ब्रोमीन यहां से निकलता है, तो दोनों सिचुएशन में कार्बन पर प्लस आ जाएगा। यहां पर जो ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा तो केवल बेंजीन की वजह से रिजोनेटिंग, एक बेंजीन की रिंग की वजह से या फिनाइल की वजह से शो करेगा। यहां पर कितने फिनाइल ग्रुप दिख रहा है, 2, तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, और जिसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। यानी ज्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या होगा, ये आसानी से क्या करेगा, रिएक्शन देगा, SN1, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चूंकि देखा जाए, हकीकत में देखा जाए तो दोनों के दोनों में सेकेंडरी ही थे, तो प्राइमरी सेकेंडरी से नहीं कंफर्म कर सकते थे आप इसको, ठीक है। अब इसी तरह के सारे क्वेश्चन है बेटा, इसमें इसी तरह के सारे क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन है, जिसको चाहिए होगा बेटा वो आ करके हमसे, फिर से लिख दे रहा हूं मैं, 1 मिनट, फिर से मैं लिख दे रहा हूं 8115608815। आप इसको देखें, इस पर नंबर को नोट कर लें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है अगर जो, तो आप इस पर व्हाट्सएप करके सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये PDF अगर जो आपको चाहिए, जो हमने इंपॉर्टेंट तैयार किया है, वो जो है आपको भी आसानी से अवेलेबल करा सकते हैं हम लोग। तो परेशान मत होइएगा, जो भी दिक्कत होगी तुरंत पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।